जब जब कहीं भी किसी कमजोर पे, मजलूम पे, किसी किसान पे, किसी महिला पे, किसी गरीब पे सरकार द्वारा डंडा चलाने का प्रयास किया गया या ताकतवर लोगों द्वारा उनको उजाड़ने का प्रयास किया गया, उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया, तो भीम आर्मी के माध्यम से हमने सभी लड़ाई लड़ी। लेकिन क्योंकि मैं वकील हूं और मैं इस देश के संविधान को पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, जानता हूं, तो मैं ये भी जान पाया हूं कि सड़कों पे लड़ाई तब लड़ी जाती है जब जुल्म हो जाता है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में महापुरुषों के प्रयास से आपके अंगूठे में ताकत है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर लो तो ये जुल्म होना बंद ही हो जाएगा, ये नाइंसाफी होनी है, दादागिरी होनी बंद ही हो जाएगी। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी से फैसले लोगे तो आपकी वोट से आपकी ताकत बनेगी। जब ताकत आपके पास होगी तो किसी भी तरह का अन्याय आपको नहीं सहना पड़ेगा। आज हम अपने मुल्क में दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार झेलने को मजबूर हैं। समाज के आधार पर, जाति के आधार पर गैर बराबरी, ऊंच नीच अभी भी बनी हुई है, जो कि आजादी के 75 साल बाद भी खत्म नहीं हो पाई है। और धर्म के आधार पर जिस तरह का अन्याय मजलूमों, कमजोरों, आदिवासियों, दलितों, सिखों, जैनों, बुद्धिस्टों के साथ, ईसाइयों के साथ हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र में जिनको कभी किसी भी अधिकार के लिए, किसी भी तरह का अधिकार जिनको नहीं दिया गया इस संविधान की वजह से, उनके पास भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन उन तक पहुंचा, उनको मिला और वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने लगे। इस देश में संविधान से पहले पाल प्रजापति, कश्यप सैनी, निषाद मौर्य साक्य, कुशवा, विश्वकर्मा, सेन का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बनता था। लाखों में से एक बच्चे को, वो भी अंग्रेज जब मौका दे दे तब उनको मौका मिलता था। लेकिन आज इस संविधान की वजह से चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब हाथ के दस्तकार का बेटा हो, वो भी पढ़ लिख के कामयाबी हासिल कर सकता है। वो भी सिस्टम में बड़ी से बड़ी कुर्सी पे जाके बैठ सकता है। उस कुर्सी पे बैठ के अपने लोगों के लिए कानून बनाने में मदद कर सकता है और जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कराने में मदद कर सकता है। लेकिन जिस तरह से देश में बदलाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आया। 10 साल से देश की जनता ने जाने जाने में उनको मौका दिया और वो कुर्सी पे काबिज हो गए। पिछले 10 साल में गरीबों की जिंदगी में अंधेरा और छाता गया। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि बड़े बड़े वादा करके जो सरकार आई थी कि 15 लाख देंगे, किसानों के आय दोगुनी करेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, वो सब चीजें तो नहीं हुई। उदाहरण के तौर पे आप ये जान लो कि पहले 350 रुपए का सिलेंडर आता था और अब 1150 रुपए का सिलेंडर आता है। पहले 42-43 रुपए का पेट्रोल आता था 1 लीटर, अब 90-96 रुपए का पेट्रोल आता है। पहले किसान को उसकी फसल के दाम के लिए अगर वो सरकारों से मांग कर देते थे, सरकारें सुन लेती थी। अब उनको 13-13 महीने आंदोलन करना पड़ता है और जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो गोलियां मार के और आंसू गैस के गोले छोड़ के 700 किसानों की शहादत होती है। ये सरकार लोकतंत्र में तो कहते हैं कि जनता का राज होगा, लेकिन जनता का राज तो कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि जनता के राज में कानून जनता के हिसाब से बनने चाहिए। यहां तो सरकार नोटबंदी कर देती है झूठे वादे करके, ये कह के कि अमीरों का धन निकलेगा, काला धन आएगा, लेकिन गरीबों की जेब से सारे पैसे निकाल लेती है। यहाँ तो सरकार एनआरसी, सीए जैसा कानून बनाती है और लोगों से कागज मांगने की बात करती है, लोगों को तरसाने का काम करती है। यहाँ तो सरकार निर्दोष लोगों पे झूठे मुकदमे करती है, जेल में ठूसने का काम करती है और फिर बुलडोजर से उनके बने बनाए घर उनको उजाड़ने का काम करती है। सरकार का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। यहाँ किसानों के खिलाफ कानून बन जाते हैं, यहाँ जीएसटी लाके छोटे व्यापारियों को घर से बेघर करने का इंतजाम होता है, यहाँ ड्राइवरों के खिलाफ कानून बन जाते हैं। इस देश में आजकल कुछ उल्टा चल रहा है, क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है उनको लगता है कि वो खुदा हो गए हैं। आपके हाथ में भी ताकत है, आप चाहो तो बड़े बड़े से बड़े ताकतवर को जमीन पे पटक दो और चाहो तो अपने बीच के व्यक्ति को ताकतवर कुर्सी में बिठा दो। अभी तक जिनको आपने मौका दिया है उन्होंने आपकी वोट लेके आपको धोखा देने का काम किया है। बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार जिनको आपने वोट दिया था, ये व्यक्ति हमारी पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाएगा। आप सब लोग समझदार लोग हैं,
आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पूरे 5 साल में एक बार नगीना की समस्याओं के लिए उन्होंने कभी सदन में बात रखी, या फिर चुनाव के बाद कभी आके आपके हालात जानने का प्रयास किया कि आप किसी जुर्म जाति के शिकार तो नहीं हो? किसी गरीब से पूछा कि इसके घर में रोटी की व्यवस्था है या नहीं है? कोई अस्पताल, स्कूल, तमाम तरह की व्यवस्था जिसके लिए वो जिम्मेदार थे, क्या बनवाने के लिए सरकार से कभी बात की? आपके यहाँ बराबर में खो की समस्या है और आपके आसपास बाढ़ की समस्या से क्षेत्र प्रभावित रहता है। किसानों को अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे और मनरेगा का पैसा भी नहीं मिल रहा है। मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन में दिहाड़ी नहीं मिल रही है, जबकि खर्चा उनके पास 365 दिन का है। तमाम तरह की मुसीबतें जनता सह रही है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जनता ही भोली वाली है जो इतना अन्याय अत्याचार सह के भी इसके खिलाफ बगावत नहीं कर रही। लोकतंत्र में बगावत करने के लिए लाठियों की जरूरत नहीं होती। लोकतंत्र में तो फैसले किए जाते हैं। कभी आदमी दूसरे के हक में फैसला कर बैठता है, कभी अपने हक में फैसला कर बैठता है। इस बार आप पे मौका है कि आप अपने हक में फैसला करें, अपने आने वाले नस्लों के हक में फैसला करें, अपने आने वाली नस्लों को मजबूत करने के लिए फैसला करें। जो खिलवाड़ कानून के साथ हो रही है, उस खिलवाड़ को बंद करने के लिए फैसला करें। हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान खड़े हैं। मैं कई गांव से पूछता रहा हूँ, इस गांव में भी बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती दी होगी। अगर कोई इस गांव का ऐसा बच्चा हो जिसने यूपी पुलिस की भर्ती अभी दी हो, तो वो हाथ खड़ा करके सामने आए। यूपी पुलिस की भर्ती दी। आज ऐसा हाल हो गया है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर बाद में होता है, उत्तर कुंजी सबसे पहले आ जाती है। 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार ने गरीबों की जेब से खींच लिए, क्योंकि अमीरों के बच्चे पुलिस की नौकरी नहीं करते, किसान मजदूरों के बच्चे ही, आपके दस्तकारों के बच्चे ही इस काम को करते हैं। तो 200 करोड़ रुपए सरकार ने इनकी जेब से ले लिया और अपने लोगों को पेपर लीक करा के अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाने का इंतजाम कर दिया। आज इस देश में लगातार ये सरकार आरक्षण की हत्या कर रही है। 69 शिक्षक भर्ती में भी हमने देखा कि 20,000 पद पिछले वर्ग के बच्चों के इस सरकार ने छीन लिए। मैं 4 दिन तक आंदोलन करता रहा। मैंने मजबूर करके मुख्यमंत्री को 6800 नियुक्ति दिलाने का काम किया, फिर कोर्ट के जरिए फिर उन 6800 नियुक्ति को रोकने का काम इस सरकार ने किया। ये सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि पैसे वाले हो जाएं और गरीब बिल्कुल गरीब हो जाए। आप ही के देश में कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, तो अडानी अंबानी की आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। आप ही के देश में अगर 10,000 रुपए किसान पे हो तो उसको जेल भेजने का काम सरकार करेगी। आप बिजली का बिल ना दो तो आपका कनेक्शन काटने का काम सरकार करेगी। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के दोनों हाथ से सरकार ने माफ करने का काम किया। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पता लगा 6200 करोड़ रुपए सरकार को पूंजीपतियों ने चंदा दिया। एक बड़ा गठजोड़ चल रहा है कि एक हाथ ले, वो चुपचाप चुनाव से पहले चंदा देते हैं और चंदा लेके सरकार पैसा बांट के गरीबों के वोट को लूट के सरकार बनाती है। और जहां सरकार लोक जनता के ज्यादा खिलाफ हो, वहां विधायक खरीद के नेताओं को सीबीआई इनकम टैक्स से डरा के वहां भी सरकार बनाती है। जनमत का भी दुरुपयोग करती है, जनादेश का भी सम्मान नहीं करती। तो फिर वो सरकारी कंपनियों को, उन पूंजीपति मित्रों को बेच के उनके टैक्स में छूट करके उनका भला तो कर देती है, लेकिन आपकी आम जनता का भला कब होगा? इन किसान नौजवानों को, गरीबों को रोजगार कैसे मिलेगा? बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा कैसे होगी? इनके घर में रोजगार कैसे पहुंचेगा? महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी? ये सब चीजें राजनीतिक ताकत से इनको बदला जा सकता है। अगर हम कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें शक्ति की जरूरत है, और लोकतंत्र में शक्ति वोट के आधार पर सुनिश्चित होती है। अगर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और आप ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको धोखा देने का काम किया, आपको बेवकूफ बनाने का काम किया, आप उनसे दूरी बना के काम करने वाले लोगों को मौका दोगे, तो वो दिन दूर नहीं कि ऐतिहासिक बदलाव नगीना में देखने को मिलेगा। और हम करना चाहते हैं उसको करने का मौका भी हमें मिलेगा। आप ये महसूस करके देखो, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है पिछले 10 साल के अंदर जो मैंने किसी कमजोर मजलूम की ना लड़ी। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे निजामुद्दीन मरकज का मामला हो, चाहे मौलाना साद का मामला हो, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे कासगंज में तबरेज का मामला हो, जब 1.5 फीट की टंकी पे पुलिस के लोगों ने मार के एक नौजवान बच्चे को लटका दिया गया और उल्टा उसके माता पिता को पीट के बंद करने का काम किया। चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे नाटौर में नौजवानों पर गोलियां चलाई गई हो, चाहे गुलदार का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 का मामला हो, चाहे दिल्ली में सबको रविदास जी महाराज गुरुघर तोड़ा गया हो, चाहे किसानों का मामला हो, महिला पहलवानों का मामला हो, शब्बीरपुर का मामला हो,
हाथरस की बहन बेटी के सम्मान का मामला हो, हर लड़ाई मैंने सड़क पे लड़ी। सड़क की लड़ाई से मैं आपके ऊपर हुए जुल्म को न्याय दिलाने के लिए लड़ सकता हूं, लेकिन अगर आपने वोट की ताकत मुझे दी तो मैं जुल्म करने वालों के हाथों को निस्तानाबूद करने का भी काम करूंगा और आपके सम्मान की रक्षा भी करूंगा। और ये जो जुल्म गरीबों कमजोरों पे हो रहा है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, शासन के माध्यम से हो, या कानून बना के आपके खिलाफ षड्यंत्र के माध्यम से, इन सब पे लगाम लगाने के लिए ये सड़क की आवाज सदन में जाके आपके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ेगी। मैं भी ये मानता हूं कि आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जिन्होंने आपको ठगने का काम किया, जिन्होंने आपको धोखा देने का काम किया, जिन्होंने आपको गुलाम समझ के आपकी बात को नकारने का काम किया। इस बार आप भी उनको नकार के अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को लड़ाई को लड़ने का मौका दोगे। हालात ये है कि बड़े बड़े नेता देश के कह रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में हो सकता है कि 2024 के बाद चुनाव ना, ये तभी संभव होगा जब हम 2024 में इनको एक एक सीट पर पटकने नहीं देंगे। अगर हम रण बना लें तो नगीना में वो दिन दूर नहीं कि यहां से चंद्रशेखर आजाद आपकी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के जीत के जाएगा और आपकी आवाज को सदन में उठाने का काम करेगा। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक छोटा सा जुगनू भी दिखाई देगा। आपका चंद्रशेखर आजाद अभी छोटा है, एक छोटे पेड़ की तरह, लेकिन जब आप उसको सींचने का काम करोगे, जैसे आपने दूसरे लोगों को ताकत देकर इनको ताकतवर बनाने का काम किया, अगर उसको ऐसे ताकत देने का काम करोगे तो फिर आप देखना कि आपका चंद्रशेखर आजाद एक वृक्ष बन के आपका संरक्षण भी करेगा, किसी जालिम की आग आपकी तरफ नहीं उठने देगा और आपको छांव और फल भी देने का काम करेगा। आपको फैसले लेने हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको ताकतवर बना दे वो ताकतवर हो जाता है। हमारे नौजवान तो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। जिस तरह से आरक्षण की हत्या की जा रही है, शायद ही आने वाले कल में कोई पाल प्रजापति, कश्यप सैनी, मौर्य साके कुशवाहा, विश्वकर्मा या मुसलमानों में भी जो पिछड़े वर्ग की जाति है जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, या फिर चमार वाल्मीकि पास धोबी कोली खटीक का बच्चा मुश्किल से ही किसी कुर्सी पर बैठ पाएगा। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो हमें उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपनी बहन बेटों के सम्मान की रक्षा करनी है और उनको रोजगार देना है, उनको न्याय दिलाना है, उनको सशक्त करना है, तो हमें उनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी सड़कों पर नहीं बनती है, पॉलिसी पंचायतों में नहीं बनती है, पॉलिसी बनती है सदनों में, और सदन में वो ज्यादा जिसको जनता भेजती है। 18.5 लाख लोग करीब यहाँ हैं, वो फैसला लेंगे, एक आदमी चुनेंगे जो उनकी आवाज उठाने के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट में सरकार से आंख मिला के उनके हकों की बात करेगा। फैसला आपको करना है कि आपको इन अनपढ़ नेताओं की जरूरत है जिनके मुंह में ताले लगे हुए हैं और जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर के आपके खिलाफ वोट देते हैं। मुझे बिल्कुल कहने में हर्ज नहीं है, इनको पिछली बार आपने वोट दिया था, उन्होंने 370 पे आपके खिलाफ फैसला दिया, उन्होंने सीए पे आपके खिलाफ फैसला लिया, उन्होंने और कई ऐसी चीजें हैं जिन पे आपके खिलाफ फैसला लिया, और आपने उनको ताकत है, दो वोट दो धारी तलवार है। कहीं गलती से विरोधी को दे दी तो आपका इलाज होगा, और कहीं से अपने आदमी को दे दी तो आपकी समस्या का इलाज होगा। आप फैसला कर लो कि आपको किसका इलाज चाहिए। अपना तो आपका हो ही रहा है, आगे हो सकता है इलाज की जरूरत ही ना पड़े। ये वोट आखिरी ताकत है आपके पास, अगर ये चली गई तो किसी भी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत जो छोटे छोटे कारोबार है उन पर सरकार की नजर है। जीएसटी का छापा पूछ के पड़ता है किसके यहां लगना। तो अगर इस मुल्क को बचाना है तो आज हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम मजबूती से फैसले लें और काम करने वाले लोगों को मौका दें। लोकतंत्र इसलिए आया था कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ के अपने लोगों की सेवा करे, लेकिन अमीरों ने इसमें भी कब्जा कर दिया। अमीर राज करते हैं, गरीब बैठ के तमाशा देखते हैं, तो गरीबों को अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप इस लड़ाई में हमारी मदद करेंगे तो हमारे केतली के चुनाव निशान पर वोट डालकर इसको कामयाब करने का काम करें। एक डर मैं आपके और बीच से और निकाल दूं कि हमारे लोग इस बात से डरे बैठे हैं कि भाई ईवीएम द्वारा वोट की चोरी हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि कई जगह पे सरकार ये प्रयास करती है कि ईवीएम द्वारा वोट की चोरी हो जाए, लेकिन ईवीएम के खिलाफ भी पिछले 3 महीने से दिल्ली में हम और हमारे साथी लगातार लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। मुझे आशा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम जीत जाएंगे और चुनाव बैलेट पेपर से होगा। लेकिन बैलेट पेपर से होगा तो भी तो आपको जाके वोट करनी है। ऐसा थोड़ा ही कि बैलेट पेपर से हो जाएगा, आप वोट नहीं करोगे तो कोई जीत जाएगा। उसके बाद हमने ये भी मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर समय में कभी हो चुनाव बैलेट पेपर से ना करा पाओ
तो जो वीवीपैट से मशीन से जो पर्ची निकलती है वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, उस पर्ची को हम देख के उस पर्ची को हम जमा करा दें और आप मशीन को ना गिन के उस पर्ची को गिन देना। जब हम 5 साल इंतजार करते हैं वोट देके तो 2 दिन और इंतजार कर लेंगे। हमारे फैसलों का हमें पता लग जाए कि हमारी वोट की चोरी हो रही है या हमारे नेता ही हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमें भी सब चीजों की जानकारी हो जाए। तो आप उन चीजों से आश्वस्त रहना कि उनकी लड़ाई हम लड़ लेंगे और यहाँ जमीन की लड़ाई, अपने बूथ की लड़ाई, अपने क्षेत्र की लड़ाई आप लोग लड़ लेना। भाईचारा बना के मौजूदा हालात को देखते हुए और अपने भविष्य को देखते हुए मजबूती से मिलकर फैसले लेना। तो मैं लिख के देता हूं कि आपका मुकाबला कहीं बूथ नहीं कर पाएंगे। ऐसा इस गांव के बारे में मुझे जानकारी है कि इसी गांव का जो मुकाबला है वो कहीं बूथ नहीं कर पाएंगे। और मैं तो लगातार दौड़ रहा हूं, हौसला इसलिए बढ़ रहा है कि जहां भी मैं कमजोरों में, दलितों में, पिछड़ों में, वंचितों में जाता हूं, वो सब लोग ये कहते हैं कि हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। हमने तो बहुत लोगों को मौका देकर देखा, किसने पलट के भी देखा। हम लोग तो हमसे वोट लेने आते हैं, कहते हैं कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आप तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो चाहते थे कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आए जो हमारी आवाज को मजबूत करे, हम तो उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। हमारे बीच में तो कोई वोट मांगने भी नहीं आता, आप तो अपनी बात रख रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। इस वजह से मेरा हौसला भी लगातार बढ़ता जा रहा है कि इस लड़ाई में मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सहयोग से हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामना। एक आखिरी